नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। आज हम शुरुआत करते हैं वो विश्व भूगोल के बारे में, वर्ल्ड ज्योग्राफी। आज से आपको विश्व भूगोल का और भारत भूगोल तो चल ही रहा है हमारे चैनल पे। आज से आपको विश्व भूगोल भी पढ़ाया जाएगा। तो विश्व भूगोल में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भूगोल के बारे में, यानी ज्योग्राफी के बारे में क्या होता है। हम एक लाइन में बस जानते हैं कि जो ह्यूमन और नेचर, स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड नेचर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इट कॉल्ड जियोग्राफी। जो मानव और प्रकृति के बीच में संबंध बताए, जो मानव और प्रकृति को एक साथ लाए, जो मानव और प्रकृति की विशेषताओं को बताए, जो मानव और प्रकृति के अलग अलग खंडों को पूरा एक पटल पे लाके उसके विस्तृत अध्ययन को दर्शाए, भूगोल कहलाता है। मेरे भाषा में अगर बात किया जाए तो भूगोल केवल और केवल मानव और प्रकृति के बीच संबंध है, ह्यूमन एंड नेचर के बीच रिलेशनशिप्स। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं विश्व भूगोल में भूगोल के जनक किसने हैं। तो भूगोल का जनक था हिकेटियस। भूगोल का जनक बोलते हैं हिकेटियस। इंग्लिश वाले हिकेटियस ही समझेंगे, हिकेटियस नाम है तो हिकेटियस ही रहेगा। हिकेटियस के बारे में बता देते हैं। हिकेटियस ने एक पुस्तक लिखा, जस्ट पीरियोडिस। एक पुस्तक लिखा था जस पीरियोडस, जिसमें इसने ब्रह्मांड के यानी यूनिवर्स के सारे कण, अणु यानी एटम्स, मॉलिक्यूल, ग्रह उपग्रह, सूरज, सबको एक क्रम से यानी कि एक पंक्तिबद्ध सिलसिलेवार ढंग से बताया। इसीलिए भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है। एक किताब का नाम है जस पीरियोडिस। ये बुक है जो लिखा किसने? हिकेटियस ने। तो ये याद रखिएगा कि जस पीरियोडियस किसने लिखा है, तो हिकेटियस ने। और भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? तो हिकेटियस को कहा जाता है। उसके बाद है कि भारतीय भूगोल का जनक, यानी कि भारत भूगोल के बारे में सबसे पहले वर्णन किसने किया, तो उसका नाम है जेम्स रेनले। विश्व ग्लोब का निर्माण करता कौन था? विश्व ग्लोब का निर्माण करता था मार्टिन वेहम। जो ग्लोब आजकल आप देखते हैं वो मार्टिन वेहम के द्वारा बनाया गया ग्लोब है, जिसका आज मॉडिफिकेशन कहते हैं। वर्तमान भूगोल का जनक है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। सर, हम्बोल्ट के बारे में आपको विश्व भूगोल में एक पढ़ाएंगे कि एक जलधारा आती है, हम्बोल्ट की जलधारा, इसी के नाम पे पढ़ा है। जलधारा मतलब समुद्री हवाएं। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे आने वाले टाइम में। चलिए छोड़िए। और विश्व मानचित्र का निर्माण करता था स्ट्रैबो। विश्व मानचित्र का निर्माण करता था एनेक्जीमेंडर। ये एनेक्जीमेंडर होगा, एनेक्जीमेंडर। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम आपको विश्व भूगोल में आगे चर्चा करेंगे। तो भूगोल का जनक हिकेटियस, जिसने जस पीरियोडियस में ब्रह्मांड के सभी कण, अणु को एक क्रमबद्ध रूप से दिखाया। भारतीय भूगोल का जनक जेम्स रेनले। विश्व ग्लोब का निर्माण करता मार्टिन वेहम। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और विश्व मानचित्र का निर्माता थे आपको एनेक्जीमेंडर। चलिए अब चर्चा करते हैं यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड या यूनिवर्स होता क्या है? तो कहा जाता है कि अत्यंत, मतलब आप इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिसके पास मैक्सिमम एनर्जी हो, इसके ग्रुप को ब्रह्मांड बोलते हैं। मतलब अणु और परमाणुओं का ऐसा समूह जो पूरा
एक विस्तृत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में, पिंड के रूप में, ग्रह के रूप में, तारों के रूप में विद्यमान हो, ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड को अगर और अच्छे से समझना हो, इसका डेफिनेशन समझना हो, ब्रह्मांड को अच्छे से समझना हो तो हम देखते हैं कि पृथ्वी, अर्थ जो है वो हमारे ब्रह्मांड का भाग है जो सूरज के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाता है। और भी बहुत सारे ग्रह हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सारे पिंड ग्रह ये सब कहलाते हैं सौरमंडल। ये सब क्या कहलाते हैं? सौरमंडल। ऐसे लाखों सौरमंडल को, यानी इस तरह के सौरमंडल, बहुत सारे सौरमंडल मिलके बनाते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा इसको बोलते हैं गैलेक्सी। और इसी तरह लाखों आकाशगंगा मिलके क्या बनाता है? ब्रह्मांड। यानी इस तरह का पूरा क्षेत्र जिसमें लाखों आकाशगंगा हो, जिसमें लाखों सूरज हो और लाखों सूरज के चारों ओर घूमने वाले लाखों ग्रह हो, उसको कहते हैं हम ब्रह्मांड। हमारे आकाशगंगा का नाम द मिल्की वे है, यानी दूध में लिखा है। चलिए इसके बारे में हम अब तो चर्चा करने ही वाले हैं। पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में चार सिद्धांत हैं, यानी चार ऐसे कथन हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताए गए हैं, जिसमें सबसे फेमस है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट, और यही पढ़ना है आपको केवल, महाविस्फोट सिद्धांत। ये क्या होता है? महाविस्फोट सिद्धांत क्या होता है? बिग बैंग थ्योरी क्या होता है? चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी में कहा गया था कि ब्रह्मांड का, पूरा ब्रह्मांड जितना आजकल हम लोग देख रहे हैं, उस पूरा के पूरे ब्रह्मांड का सभी द्रव्यमान, यानी टोटल वजन, टोटल भार, टोटल मास एक ही पॉइंट पे था, जिसको एकक या इंग्लिश में सिंगुलैरिटी कहा गया। इस एकक या सिंगुलैरिटी पॉइंट, एक एक पॉइंट बोलते हैं सिंगुलैरिटी पॉइंट, एकक पॉइंट को क्या बोलते हैं? बिंदु। इस एकक पॉइंट का एनर्जी क्या था सर? बहुत ज़्यादा, ऊर्जा बहुत ज़्यादा, घनत्व यानी डेंसिटी बहुत ज़्यादा, तापमान बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बोलते हैं बहुत ज़्यादा। सर एकक बिंदु बोला गया है कि महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था? पहले ये चर्चा कर लेते हैं। तो महाविस्फोटक सिद्धांत पहले जॉर्ज एव लेमेंतेयर, जो कि एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक, तथा इसके बाद रॉबर्ट वैगनर 1967 में, रॉबर्ट वैगनर, इसने महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया, यानी बिग बैंग थ्योरी दिया। Who given the Big Bang theory? जॉर्ज लेमेंटियर एंड रॉबर्ट वैगनर। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आया है, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी एकमात्र फेमस थ्योरी है जिसको ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। चार कारणों में हमको केवल वही पढ़ना है। तो अब क्या होता है, तो चला हम आपको बताते हैं एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेके। सर ये हाइड्रो बम है। बचपन में किसी ने हाइड्रो बम फोड़ा है क्या? आग लगा दो। सर ये फूट गया,
जब हाइड्रो बम फूटता है तो उसका एक पार्ट इधर, एक चिथड़ा इधर, एक चिथड़ा इधर, एक चिथड़ा इधर और कुछ पार्ट बीच में रह जाते हैं और इसमें से कुछ रस्सी लटकते रह जाते हैं। ये अगर हाइड्रो बम किसी ने फोड़ा है तो वो ज़रूर ये चीज़ को देखे होंगे कि हाइड्रो बम में जब आग लगाओ तो वो कुछ पार्ट ऐसे चला जाता है। जो बाहर का पार्ट है, जो पतला लेयर है पेपर का, वो पूरा ठंडा रहता है। अंदर का पार्ट जिसमें रस्सी लगा है, चूँकि इसी में बारूद रहता है, वो बहुत गर्म रहता है। नहीं फूटता है तो लात मार मार के बुझाते हो। कुछ पार्ट रहता है जो कि हल्का ठंडा या हल्का गर्म बोलो, इसमें हल्का, इसमें आग लगा रहता है, इसमें आग नहीं धुआं रहता है और इसमें कुछ नहीं रहता है, धुआं, स्मॉग, आग, फायर। हाइड्रो बम जब फूटता है तो उसके कुछ पार्ट में आग लगा हुआ रहता है, फूटने के बाद भी कुछ में धुआं रहता है, कुछ पेपर पार्ट जो ठंडा रहता है वो आपको आग बम फूटने के बाद भी दिखाई पड़ता है। सेम कॉन्सेप्ट इसी सिंगुलर पॉइंट पर जॉब लेमेंटेयर ने बताया कि इसका टेम्परेचर मैक्सिमम, डेंसिटी मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम, और एक दिन ये इतना ज़्यादा हो गया कि इसमें विस्फोट हो गया और विस्फोट होके ये बड़े ब्रह्मांड में कुछ टुकड़े इधर गिरे, कुछ टुकड़े इधर गिरे, कुछ टुकड़े इधर गिरे, कुछ टुकड़े इधर गिरे। और सेम हाइड्रोजन बम वाला कॉन्सेप्ट कि कुछ में आग लगा रह गया, कुछ में धुआं रह गया और कुछ पार्ट ठंडे रह गए। आग लगे हुए पार्ट जो आज हम देखते हैं वो तारा है, आज भी उसमें एनर्जी है। धुआं हुआ लगा हुआ पार्ट वो धूमकेतु है जो आज भी है। और जो ठंडा पार्ट है वो आपको अलग अलग पिंड है, पिंड में ग्रह, उपग्रह और छोटे छोटे बहुत सारे पिंड जो है, आकाशीय पिंड जो आपको ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं वो आपको मिलेंगे। तो सेम हाइड्रोजन बम जिस तरह फूटा और उसी कॉन्सेप्ट में ये सिंगुलर पॉइंट इतने पार्ट में डिवाइड हो गया, और ब्रह्मांड में फैल गया। क्योंकि ब्रह्मांड निर्वात था, पूरा जगह कुछ नहीं था, ये ब्रह्मांड में फैल गया। सर आग लगा हुआ पार्ट में आज भी आग लगा हुआ है, तारा कहलाता है। सन भी एक तरह का तारा है। धुआं धूमकेतु और ठंडा वाला पार्ट पिंड, और उसी में ग्रह आते हैं, ग्रह भी बोल सकते हैं, प्लैनेट। ठीक है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछेंगे, हम इसको अभी इरेज कर रहे हैं। एक क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि पहला कि महाविस्फोटक सिद्धांत दिया किसने, बिग बैंग थ्योरी, जॉब लेमेंटेयर ने। और ये महाविस्फोटक सिद्धांत, इसमें विस्फोट हुआ कितना। आप हाइड्रोजन बम है और इसमें आग लगा दो तो ये मतलब 10 सेकंड में फूट जाता है। तो इसमें भी कभी ना कभी विस्फोट हुआ होगा, और विस्फोट होकर आवाज़ जो किया होगा वो 1.43 सेकेंड, और इसी सेकेंड के जस्ट बाद दुनिया में यानी ब्रह्मांड बन गया। इतना ही सेकेंड के बाद ब्रह्मांड यानी कि सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, आकाशगंगा, जितने भी चीज़ आपको दिख रहे हैं उस सबों की उत्पत्ति हुई। कितना सेकेंड, 1.43 सेकेंड, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं ब्रह्मांड। हम एक एक करके नीचे आते जाएंगे, ग्रह और पृथ्वी तक घुसते जाएंगे। तो ब्रह्मांड जो बहुत सारे आकाश गंगा से मिल के बना है, बहुत सारे आकाश गंगा। आकाश गंगा को बोलते हैं गैलेक्सी और निहारिका। क्या होता है आकाश गंगा और निहारिका, इसकी भी चर्चा करेंगे। और गैलेक्सी का होता है नेबुला, निहारिका और गैलेक्सी, ये दोनों इतने लगभग अभी तो 100 अरब है माना जाता है। इतना ज़्यादा आकाश गंगा मिला तब एक ब्रह्मांड बना। और इस आकाश गंगा का पार्ट हमारा आकाश गंगा का है जो मिल्की वे है, इसके अंदर आता है सोलर सिस्टम।
तब हम आपको सोलर सिस्टम पढ़ाएंगे। तो 5 मिनट लगेगा, आकाशगंगा को हम ख़त्म करते हैं। तो हम बात करते हैं नेबुला के बारे में। तो हाइड्रोजन गैसों का एक विशाल समूह जो एक विशाल विस्तृत फैले हुए बादल के समान ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसे नेबुला हिंदी में निहारिका कहते हैं। निहारिका क्या है? एक हाइड्रोजन गैसों का बादल है, सिंपल सा क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन गैसेज। इसी हाइड्रोजन गैसेज अन्य गैसों के समूह से मिलके तारा बनाते हैं और ये विस्तृत है, फैलता जा रहा है, अभी भी फैलता जा रहा है। क्यों? क्या कि गैस है ना, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, ये ब्रह्मांड में अपने आप को विस्तृत करते जा रहे हैं। तो यही सारे गैसेज, ग्रुप ऑफ गैसेज, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब मिलके तारों का निर्माण करते हैं, ये स्टार। ठीक है, यही नेबुला विस्तृत रूप से तारों और इसी में अलग अलग पिंड जो हैं साइड में, ये नेबुला और ये पिंड, ये सारे मिलके आकाशगंगा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आकाशगंगा यानी गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी यानी उसको हिंदी में मंदाकिनी बोलते हैं। तारों का विशाल समूह, ग्रुप ऑफ स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का विशाल समूह जो एकदम ब्लर दिखता है, ब्लर यानी धुंधला, एकदम धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है, उसको बोलते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मंदाकिनी या गैलेक्सी। और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? दूध मेलखा, दूध मेलखा बोलते हैं ना, मेलखा, द मिल्की वे, मिल्की वे इंग्लिश में। इसी आकाशगंगा का एक अगला पार्ट होता है हमारा सौरमंडल, यानी ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा नेबुला रहते हैं और इसी आकाशगंगा के अंदर हमारा सोलर सिस्टम रहता है। क्या रहता है? हमारा सोलर सिस्टम। चलिए अभी बात करते हैं अब अपने सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल के बारे में टॉलमी ने कहा था, जो पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा। टॉलमी ने कहा कि सर पृथ्वी केंद्र में है और अन्य सभी ग्रह यानी कि मार्स, जुपिटर और भी जितने ग्रह हैं, इसके साथ साथ सन, ये सभी पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, टॉलमी ने कहा था। बाद में कॉपरनिकस आए। कौन आए? कॉपरनिकस। और वो बोले ये बेटा टॉलमी तू गलत कह रहा है, बेटा टॉलमी तू गलत कह रहा है। पृथ्वी के चारों ओर सभी नहीं बल्कि सभी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं वो सभी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और यही हमारा सौरमंडल। इसीलिए हमारा नाम हमारे सौरमंडल का नाम यानी सोलर सिस्टम कहता है, क्योंकि सेंटर में सन है। टॉलमी ने कहा सेंटर में क्या है? अर्थ। कॉपरनिकस ने कहा सन है। टॉलमी के बेटे को गलत किया कॉपरनिकस ने। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कॉपरनिकस को कहते हैं, क्योंकि इसने टॉलमी के बातों को काट दिया। केपलर बाद में आए। केपलर, फिजिक्स में हम पढ़ाएंगे ग्रहों के नियम या ग्रहों की गति, यानी ग्रह की जो गति होती है वो केपलर ने दिया था। उसमें 3 नियम दिए थे। केपलर ने भी जो ग्रह के गति यानी प्लैनेट के जो मोशन का रूल दिया था, ग्रह गति नियम जो 3 होते हैं, उसमें भी उसने सन को सेंटर में रखा और कहा कि जो पृथ्वी है वो इलेक्ट्रिकल पाथ पे घूमती है सन के चारों ओर। तो टॉलमी बेटा तेरा बात तो पूरी तरह से खंडित हो गया, तू अब निकल गया। बचा कौन? केपलर और कॉपरनिकस। तो कॉपरनिकस ने सबसे पहले टॉलमी के बात को काटा और केपलर ने कॉपरनिकस का समर्थन किया।